गाइस हमारा 5th चैप्टर चल रहा था, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कल जो हमने पढ़ा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। एक बार समरी करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो चैप्टर का नाम हमारा लाइफ प्रोसेस है। मैंने आपको बताया यहाँ लाइफ का मतलब हमने लाइफ को दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम का जो प्रोसेस है वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस और उसके ऊपर डिपेंड करता है, और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस जो है वो एनिमल किंगडम के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी होती है वो है फोटोसिंथेसिस, और उसके लिए हमें लीफ की जरूरत पड़ती है। लीफ के अंदर टाइनी होल्स होते हैं, उन टाइनी होल्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के जो वॉल्स होते हैं उसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स ओपन होते हैं, ठीक है, तो स्टोमेटा खुलता है। गार्ड सेल्स जब श्रिंक करते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। जब स्टोमेटा ओपन होता है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और स्टोमेटा अगर क्लोज है तब क्लोज है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आ जा नहीं सकेगा, बराबर, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो पानी वाटर के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। व्हेन गार्ड सेल्स आर फिल्ड विद वाटर दे आर टाइडी, स्ट्रेट हो जाते हैं, बराबर, और स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं। और जब उनके अंदर से पानी इवेपोरेट हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन तो ये श्रिंक हो जाते हैं। इस तरह से ये ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज होते रहते हैं दिन में, ठीक है ना। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। जो कॉमन प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का वो ये होता है इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और ठीक है उन सब का सिस्टम आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। प्लांट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एनिमल के मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे हमने देख लिया था। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मेक देयर ओन फूड, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो भी हमने देखा था, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, लीव्स प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी, एंड इन द सेल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना, in the presence of chlorophyll that all this material convert into glucose. This process is called photosynthesis. photosynthesis का जो इक्वेशन होता है वो बैलेंस इक्वेशन हमने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना, ये भी हमारा कल हो चुका था। फोटोसिंथेसिस का अकरेंस किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है, तो सेल बाय सेल क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ये हमने वेरीगेटेड लीफ का एक्सपेरिमेंट देखा था। वेरीगेटेड लीफ ऐसी पत्तियां होती है जिसके अंदर सिर्फ ग्रीन कलर नहीं, थोड़े ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं, थोड़े लाइट ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं। ऐसी पत्ती आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है, उसको कुछ देर तक धूप में रखनी है ताकि उसके अंदर स्टार्च का प्रोडक्शन हो, वो फोटोसिंथेसिस हो उसके अंदर। फिर उसको हमें निकालना है और हॉट वाटर और अल्कोहल में रखना है ताकि उसके अंदर के बाकी के कलर्स निकल जाएं। उसके बाद उसके ऊपर हमें क्या डालना है, आयोडीन डालना है। आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन और स्टार्च जो है वो रिएक्ट करते हैं और वो क्या बना, कलर चेंज करते हैं। वो डार्क कलर का आपको, डार्क ब्राउन कलर का आपको दिखेगा, पर जिन जिन हिस्सों में आपको डार्क ब्राउन कलर दिखता है उन जगहों पे स्टार्च प्रोडक्शन होता है। ये वही जगह होगा जहाँ पे डार्क ग्रीन कलर रहा होगा। तो इससे हमें पता चलता है पत्तियों का जो ग्रीन कलर है वहाँ पे क्लोरोफिल है, और जहाँ क्लोरोफिल है वहीं पे स्टार्च का प्रोडक्शन होता है। इसलिए क्लोरोफिल का स्टार्च प्रोडक्शन में जरूरी होती है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के अलग अलग पार्ट्स हैं। हमने देखा था होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसमें खाना जो है वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, जैसे हमारे बॉडी में हम खाना खाते हैं अंदर जाता है डाइजेस्ट होता है, ठीक है, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशंस कहते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस में क्या होता है कि भाई जो क्रिएचर्स खाने को अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं करते हैं, वो खाने को शरीर के बाहर डाइजेस्ट करते हैं, उसके लिए उनको सड़ा गला खाना होता है, बराबर। जो डिकम्पोज फूड होते हैं, मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये फंगी जैसे जो क्रिएचर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और वो अपना फूड जो है सड़ी हुई चीजों से हासिल करते हैं। उनको हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट जो है दो तरह के होते हैं, एंडो पैरासाइट जो शरीर के अंदर रहता है और शरीर को अंदर से खाता है, बराबर, और एक्सो पैरासाइट जो शरीर के बाहर रहता है और बाहर से जीवों के अंदर के ब्लड को और दूसरे जो
लाइफ सेविंग चीजें हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। एनिमल लाइफ में तो हमें पैरासाइट दिख जाते हैं भैया, जैसे एक मॉस्किटो हो गया, इट इज अ पैरासाइट। लीच हो गया, वो एक पैरासाइट्स है, बराबर, जिसको हम हिंदी में जोंक कहते हैं। पानी के जो तालाब वगैरह होते हैं उसके अंदर जोंक मिलता है, बराबर। गाय भैंस, बराबर, जो पानी में जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं जानवर, तो वो क्या करते हैं, जानवरों के बॉडी में चिपक जाते हैं, उनका खून चूस लेते हैं, बराबर, ठीक है ना, वो जोंक होते हैं, बराबर, जिसको हम इंग्लिश में लीच कहते हैं, बराबर। ऐसा ही प्लांट के अंदर भी एक पैरासाइटिक प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट के शरीर पे लिपट जाता है और उसके अंदर का जो शेप होता है, यानी जो रस होता है, उसको पीता है और खुद जिंदा रहता है और सामने वाला प्लांट धीरे धीरे मर जाता है। उसका नाम है कसकटा, इंग्लिश में कहते हैं कसकटा और हिंदी में कहते हैं अमरबेल। ये एक पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है, इसका नाम आप खास याद रखना। इसके बाद हमारा आता है अमीबॉइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अमीबॉइक न्यूट्रिशन जो है वो एक होलोजॉइक न्यूट्रिशन है, क्योंकि अमीबा जो है खाने को इनगल्फ कर लेता है, घेर लेता है, ऐसा लगता है कि उसके शरीर के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये एक होलोजॉइक न्यूट्रिशन है जिसमें अमीबा का एक फॉल्स फीट होता है। फॉल्स फीट का हम नाम देते हैं स्यूडोपोडिया, पी साइलेंट है, एस से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, स्यूडोपोडिया उसका नाम होगा। इनगल्फ करने के बाद वो इस घेरे हुए खाने के चारों तरफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ता है। वही एंजाइम्स होता है जो हमारे पेट में होता है, हम खाना खाते हैं, खाना अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, वो इन एंजाइम्स को खाने के चारों तरफ छोड़ देता है, तो खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है, और फिर बाद में अमीबा क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, उस न्यूट्रिशन का अमीबा अलग अलग प्रोसेस में यूज करता है, अपने जिंदा रहने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए और ग्रोथ के लिए। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन, बराबर। न्यूट्रिशंस का, खाने का आपका शरीर जिस हिसाब से इस्तेमाल करता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको अमीबा छोड़ देता है और फिर दूसरे शिकार की तलाश में चला जाता है। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, अमीबॉइक न्यूट्रिशन, बराबर। 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, विथ डायग्राम आएगा, आपको कंपलसरी इसको याद करना है। ये पूरा दिया हुआ है जो मैंने अभी समझाया। उसके बाद मैंने आपको बताया था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने आपको एक स्लोगन दिया था, बराबर, आई शुड ईट सम स्मॉल लवली एप्पल, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो आपको इसका पूरा नाम जो है याद हो जाएगा। आई फॉर इजेशन, इजेशन का होता है भाई माउथ में होता है, माउथ के अंदर से हमारा खाना जो है डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, माउथ के अंदर से हमारा खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो होता है सलाइवा, हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है सेलिवरी ग्लैंड से निकलता है, जो जीभ के नीचे छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखेंगे, बराबर, ठीक है ना, तो वो होते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स। उसके अंदर से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, जो हमारे खाने के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है और वो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, बराबर। आप आज घर पे जाना, बराबर, रोटी बनेगा तो आप एक सूखी रोटी लेना और उसको थोड़ी देर तक च्यू करना, निगल मत जाना, थोड़ी देर तक च्यू करना, सिर्फ रोटी, बराबर, ठीक है ना। तो थोड़ी देर के बाद आपको वो रोटी जो है स्वीट लगने लगेगा, बराबर, आप ट्राई करके देखना, बराबर, ठीक है ना। स्वीट इसलिए लगता है क्योंकि जो स्टार्च था, बराबर, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो गया, बराबर, ठीक है ना। तो धीरे धीरे वो स्टार्च खाने को जब डाइजेस्ट करना लगता है तो कन्वर्ट होता है, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे वो स्वीट, उसका टेस्ट जो है आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा, बराबर। यू कैन फील दैट टेस्ट जो है उसका मीठा हो गया थोड़ा। इसी तरह से आई शुड, शुड से एस फॉर सलाइवरी ग्लैंड्स, वो आपको मिल जाएगा। सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर जो है सलाइवा के साथ जो मेन हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो है एमिलाइज, बराबर, ठीक है ना। एमिलीज जो है वो एक एंजाइम है जो हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। फिर आता है ओसेफेगस, जो फूड पाइप हमारा होता है, माउथ और स्टमक को ज्वाइन करने वाला पाइप, बराबर, ठीक है ना, वो एक मस्कुलर पाइप होता है, बराबर, जो मसल्स के साथ बना हुआ होता है, बराबर, तो उसको हम कहते हैं ओसेफेगस, बराबर, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है स्टमक। स्टमक जो है वो एक पाउच होता है जिसके अंदर खाना खाते हैं तो सारा खाना वहीं जमा होता है और वो अंदर से जो है वो मरोड़ लेता है। अंदर अंदर क्या होता है हमारे पेट के अंदर, जब हम खाना खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं तो पेट अंदर से मरोड़ता है और खाने को डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ अच्छे से मिक्स करता है, बराबर, ठीक है ना। जितने अच्छे से वो मिक्स करेगा उतने अच्छे से हमारा खाना डाइजेस्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर स्टमक के अंदर जो मेन
कंस्टिट्यूएंट होता है, उसका मेन कंपोनेंट होता है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बराबर, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत तेज एसिड होता है, जिससे कि खाने के साथ जो भी बैक्टीरिया वायरस जाता है वो उस एसिड में जाने के बाद नष्ट हो जाता है। बराबर, ठीक है ना। तो वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका होता है। बराबर, इस तरह से एसिड हमारे स्टमक में बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, मेजर पोर्शन हमारा जो डाइजेशन का होता है वो स्टमक के नहीं होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो तरह से केमिकल्स आते हैं, डाइजेस्टिव जूस आते हैं। एक है हमारा लीवर, जो कि बाइल जूस और डाइजेस्टिव जूस सेंड करता है। बराबर, दूसरा है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर से आता है इंसुलिन। क्या आता है? इंसुलिन। इंसुलिन जो है बेसिकली स्टार्च स्वीट को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। बराबर, आपको पता है जिनको डायबिटीज होता है उनको इंसुलिन की गोली, इंसुलिन की इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है? हमारे बॉडी में जो स्टार्च आता है, जो आप मीठा चीजें खाते हैं, बराबर, ठीक है ना, उनको डाइजेस्ट करना इंसुलिन का काम होता है। आई बात समझ में? ठीक है, अगर इंसुलिन की गड़बड़ी हो बॉडी में तो आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है और इसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं विलीज। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ठीक है, और लास्ट में आपका रहेगा एनस, जिसके द्वारा बिना पचा हुआ खाना शरीर के बाहर चला जाता है। ठीक है ना, यहाँ आपको दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। बराबर, ये स्लाइड शायद कल हमारा रह गया था। बराबर, व्हाट इज डाइजेस्टिव डाइजेशन? So digestion is a process of breaking down complex food into simple substance so that it can absorb and used by the body. ये आपका छोटा सा डेफिनेशन हो जाएगा डाइजेशन का। ठीक है ना। नाउ डाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले हमारा आया माउथ। बराबर, ठीक है ना। इजेशन जहाँ माउथ से होता है ना। टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, दैट इज द मैकेनिकल डाइजेशन। हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसको च्यू करते हैं। च्यू में हमारा दांत जो है खाने को पीसता है, काटता है, छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़े करता है और उसका बनता है एक बोलस। बराबर, निवाला। बराबर, वो क्या बनता है? बोलस। हम कोई भी चीज को सीधा नहीं निकल सकते। बराबर, उसको हम चबाते हैं तो लड्डू जैसा बोलस बनता है। लाड़ उसके अंदर मिक्स हो जाता है, सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो जाता है, खाना सॉफ्ट बन जाता है और फिर उसके बाद हम उसको निगल सकते हैं। बराबर, ताकि वो हमारे फूड पाइप में कहीं फंसे नहीं। कुछ ड्राई चीज आप ले लेते हो, खा लेते हो, कभी पापड़ वगैरह कुछ खा लेते हो तो गले में फंस जाता है ना। आपने देखा होगा बिस्किट वगैरह है, बराबर, कभी कभी गले में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो पाया। ठीक है ना। दूसरा सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड्स में से निकलता है। इट कंटेन सैलिवरी एमिलीज एंजाइम्स व्हिच ब्रेक द स्टार्च इनटू शुगर। इसलिए जब आप रोटी को चबाओगे तो रोटी तो स्टार्च का होता है बना हुआ। ठीक है, उसको आप चबाओगे तो वो धीरे धीरे शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए थोड़ी देर रोटी को चबाने के बाद आपको वो स्वीट लगने लगता है। ओसेफेगस, इट इज द फूड पाइप ऑफ द माउथ, है ना। स्टमक बाय पेरिस्टलिसिस। बराबर, पेरिस्टलिसिस, है ना। वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट, जो मैंने आपको बताया था। पेरिस्टलिसिस, खाना जैसे हम खाते हैं तो ऊपर से ये खुलना शुरू होता है। बराबर, और खाने को बंद करके वो नीचे धीरे धीरे पुश होना शुरू होता है। तो बारी बारी से ये पेरिस्टलिसिस मूवमेंट में नीचे जाता है। बराबर, हम अगर उल्टा लटक गए हैं तो भी हम खाना खाएंगे तो खाना जो है वो ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। समझ में आया? ठीक है ना। तो खाना नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगा और सीधा वो हमारे स्टमक में ही जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले से वो जो है क्लोज होता है। हमारा जो फूड पाइप होता है पहले से क्लोज होता है। ठीक है ना। और ये जो मूवमेंट में फ्लो करता है उस फ्लो को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टलिसिस मूवमेंट। याद रहेगा आपको, है ना। ये सर वही चीजें मैं दे रहा हूँ जो एग्जाम में आपको फिलअप में पूछा जा सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वही सारी चीजें देखो बेटा मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे दिया हुआ है। बराबर, आपको सिर्फ ये चीजें अच्छे से पढ़ना है। बराबर, इसका पीपीटी जो है आपको मिल जाएगा ग्रुप में। ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप इसको अच्छे से लर्न करोगे, लेकिन आपको किसी और को शेयर नहीं करना है। बराबर, ठीक है ना। आपको ये पीपीटी किसी को भी शेयर नहीं करना है, आप सिर्फ पढ़ोगे बस। ठीक है ना। किसी और को शेयर करोगे वो पढ़ेगा, आपसे ज्यादा रिजल्ट लेके आएगा। देना है, ऐसा करने का है, आपसे ज्यादा रिजल्ट आ जाए उसका। क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके अंदर बड़ा शॉर्ट में सारा आंसर दे के रखा है। बराबर, तो हमने जो मेहनत करके ये नोट्स बनाया है वो आप यूज करो। बराबर, ठीक है ना। लेकिन किसी और को देने का नहीं। दूसरा आपका है स्टमक।
है ना, इट इज अ मस्कुलर, है ना, वॉल, है ना, चर्न द फूड, बराबर, जो फूड को अच्छे से मिक्सिंग करता है। गैस्ट्रिक जूस रिलीजेस व्हिच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, HCl, है ना, इट किल्स जर्म्स एंड क्रिएट एसिडिक मीडियम, हमारा खाना जो है उसको एसिडिक बना देता है, हमारा खाना जो है एसिडिक बना देता है ना। इसके अंदर दूसरा आता है हमारा पेप्सिन एंजाइम, है ना, बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, याद रखना, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, तो पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एमिलीज किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को, मुंह में है ना, सलाइवा में होता है ना एमिलीज, तो है ना, इसलिए एमिलीज आए तो क्या लिखने का, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और पेप्सिन आए तो क्या लिखने का, डाइजेशन ऑफ, याद हो रहा है कि भूल जाओगे, याद हो रहा है ना, आपको याद ही करा दे रहा हूं, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, आपको सारा आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पेप्सिन आपका हो गया। नेक्स्ट नंबर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मेन साइट ऑफ डाइजेशन आए तो क्या लिखोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, दो पार्ट में इसका डाइजेशन होता है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका है लीवर प्रोड्यूस बाइल स्टोर इन गोल ब्लेडर, हमारे पेट के अंदर गोल ब्लेडर नाम का एक पाउच होता है, बराबर, लीवर के अंदर से एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, वो गोल ब्लेडर में जमा होता है, बराबर, ठीक है ना। और जब हम खाना खाते हैं तो गोल ब्लेडर से वो खाना, वो केमिकल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब आप एक बात देखिए, हमारा जो स्टमक है, बराबर, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सब चीज को जलाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ना। तो हमारा स्टमक अंदर से डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो जाता, समझ रहे हो मेरा पॉइंट, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रांग है तो हमारा पेट के अंदर से भी तो डाइजेस्ट हो जाएगा ना, समझ में आया आपको, क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर म्यूकस लगा हुआ होता है, क्या लगा हुआ होता है, म्यूकस, बराबर, यही म्यूकस जो नाक में होता है, ये दूसरा टाइप का म्यूकस जो हमारे स्टमक के चारों तरफ लगा हुआ होता है, उसका उसके ऊपर एसिड का कोई असर होता नहीं है, बराबर। आपको पता है कुछ लोग बोलते हैं ना पेट में छाले पड़ गए, कुछ लोगों को हो जाती बीमारी, पेट में छाले पड़ गए, वो क्या हुआ, उनके बॉडी में जो स्टमक है, स्टमक के अंदर जो म्यूकस है, कहीं से वो म्यूकस गल गया है, तो एसिड क्या कर रहा है, उस हिस्से को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उनको पेन होता है, बराबर। कहीं पे ज्यादा अगर वो घाव बढ़ जाए तो उसको अलग अलग बीमारियां भी हो सकती है, बराबर, ठीक है ना, उसको हम अल्जाइमर कहते हैं, बराबर, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो म्यूकस जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, बराबर। तो याद रखना, हु प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या याद रखोगे, म्यूकस, ठीक है। अब ये म्यूकस जो है हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ऐसा कोई म्यूकस होता नहीं है, वहां तो खाने को डाइजेस्ट करने का होता है, तो क्या करेंगे, तो अब हमारा बॉडी क्या करता है, जैसे एसिड आया था ना, वैसा ही एक बेस लाइक केमिकल क्रिएट करता है। एसिड और बेस है ना एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं, बराबर। जब एसिड और बेस मिलते हैं ना तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से जब एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फ्लो करता है तो बाइल जूस जो है, जो बेसिक नेचर का होता है, बी फॉर बाइल बी फॉर बेसिक, वो उस खाने के साथ मिक्स होना शुरू हो जाता है, बराबर। और उसके अंदर जो एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो अब वो खाना जब आगे जाता है, बराबर, तो उसके अंदर एसिड के गुण होते नहीं है, एसिड का पावर उसमें होता नहीं है, और हमारा बाकी का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बच जाता है, बराबर। नहीं तो क्या होता, वो एसिड के कारण हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक जल जाता, बराबर, वो खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता। आई बात समझ में, ऐसा ना हो इसलिए हमारा बॉडी जो है वो दोनों चीज प्रोड्यूस करता है, एसिड भी प्रोड्यूस करता है, और जब एसिड का काम खत्म हो जाए तो उसके अंदर वो क्या करता है, बेस मिला देता है, समझ में आया, उसी को हम कहते हैं बाइल जूस, बराबर, बाइल जूस, ठीक है, जो कि गोल ब्लैडर में जमा होता है। बोलो समझ में आया आपको, पता चला इतना, ठीक है। नाउ पैनक्रियाज रिलीज पैनक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन ट्राइप्सिन, देखो पेप्सिन ट्राइप्सिन सुनने में एक जैसा, तो फंक्शन भी एक जैसा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, याद रहेगा, है ना, पेप्सिन ट्राइप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, याद हो गया ना।
है ना। प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? याद हो गया, समझ में ना। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड डाइजेशन ऑफ फैट, है ना। लिपिड क्या करता है? ये एक एंजाइम है जो हमारे बॉडी में फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और लास्ट में आता है एमिलीज, है ना, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वही इसका है हमारा स्टार्च, बराबर, जो कि माउथ में भी होता है और फिर आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, अच्छे से होता है। माउथ में तो क्या हम फटाफट फटाफट चबा लेते हैं, बराबर, पूरा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बराबर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्टार्च को अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका आता है इंटेस्टिनल वॉल। It release enzymes, है ना, to complete the digestion. Villi like fingers projection absorb the nutrients into the blood. अब ये विलीज क्या होता है? देखिए आपके घर में डोरमेट्स होते हैं, डोरमेट्स, बराबर। तो डोरमेट्स आपने देखा होगा, तो वो हमेशा ना रोएदार होता है, कपड़े वाला होता है, जिसके अंदर रोया ज्यादा हो, है ना, उबड़ खाबड़ हो। एकदम प्लेन प्लास्टिक का एकदम साइनी डोरमेट देखा है कभी? क्यों, क्या होगा ऐसा अगर साइनी डोरमेट हुआ तो? साफ ही नहीं होगा, मेरा जो मिट्टी पैर में लगा पैर में ही आ जाएगा। लेकिन अगर वो उबड़ खाबर है, रोएदार है, कुछ कुछ के घर में तो वो घास वाला स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, बराबर, ग्रास जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर जब हम पैर रगड़ते हैं तो सारा डस्ट जो है वो अंदर फंस जाता है, बराबर, ठीक है ना। तो हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, वो अंदर से ऐसा प्लेन नहीं होता, वो अंदर से जो है वो घास जैसा होता है, स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं, बराबर। दिखा देता हूं मैं ऑनलाइन आपको विलीज, ठीक है। तो वो विलीज जो है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। जैसे ये हमारा इंटेस्टाइन अगर है, ये हमारा इंटेस्टाइन है, इसके अंदर विलीज जो है इस तरह से होते हैं, उबड़ खाबड़। इससे एक तो इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और फूड आइटम्स जब यहाँ से पास होते हैं तो क्या करते हैं, फूड आइटम में से वो खाने जो न्यूट्रिशंस है उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बीच बीच में ब्लड वेसल्स होते हैं, क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। तो खाना एब्जॉर्ब होकर सीधा कहाँ चला जाता है? ब्लड में, और फिर ब्लड से हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है। बोलो विलीज आपको समझ में आया क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, इसके अंदर होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। आपने पता है सुना होगा भाई, वो अपेंडिक्स का पेन हो गया, अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स क्या होता है? नहीं, पेट में दुखने लगता है, बहुत पेन होता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, अगर ऑपरेशन ना करो तो अपेंडिक्स फट भी सकता है। तो ये अपेंडिक्स क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहां जुड़ते हैं वहां पे एक छोटा सा गांठ बनता है, बराबर, एक छोटा सा बराबर स्ट्रक्चर बनता है, वो होता है अपेंडिक्स। सबके बॉडी में है, आप हम सबके बॉडी में है। हम प्रॉपर खाना खाते हैं, प्रॉपर फूड होता है, प्रॉपर एक्सरसाइज और एक्टिविटी होता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा बॉडी जो है बराबर वर्क नहीं कर रहा है तो वो खाना जो है वो जो पार्ट है धीरे धीरे सूजने लगता है, बराबर, ठीक है ना, फूलने लगता है, और फिर वो बन जाता है आपका अपेंडिक्स का पेन। समझ में? अगर उसको समय से ऑपरेशन ना करा जाए तो अंदर ही अंदर वो फट जाता है, बराबर, और इंसान मर भी सकता है। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहां ज्वाइंट होते हैं वहां होता है अपेंडिक्स। आपके सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा है, मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन का हम फंक्शन देखते हैं। इट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड द रेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड वेस्ट एंड लास्ट इज एनस वेयर द अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। बोलो डाइजेशन प्रोसेस आपको समझ में आया, ठीक है। ये प्रोसेस और डायग्राम, बराबर, वो दोनों मिलाकर 4 मार्क का आपका क्वेश्चन बनेगा, बराबर। अमीबार वाला आपको कंपलसरी याद रखना है, डाइजेशन वाला मैंने आपको रटा करवा दिया, ठीक है। रेस्पिरेशन, ठीक है, ये वाला भी मैंने आपको बता दिया था, बराबर। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो भाई 3 तरह के रेस्पिरेशन यहाँ पे हमें देखने हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 2 देखने हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बराबर, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बराबर, जो कि ईस्ट में होता है। अगर इनको ऑक्सीजन न भी मिले तो ईस्ट जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे कैन लिव एंड दे प्रोड्यूस इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ,
बराबर। उसको जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस करता है और एनर्जी वो खुद यूज करता है जिंदा रहने के लिए। लेक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे मसल्स में होता है, बराबर। जब हम मसल में ज्यादा वर्क करते हैं, उनको ऑक्सीजन कम मिलता है, तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड के कारण हमारे बॉडी में जब मसल्स होते हैं वहां पे क्रैम्प हो जाता है। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ढेर सारा ऑक्सीजन अगर आपको मिल रहा है, तो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें, इस एक्टिविटी में आपको मिलेगा। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। एनर्जी जो है वो हमारे बॉडी में एटीपी फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी का फुल फॉर्म है एड्रीनो ट्राईफॉस्फेट। पहले हम जो खाना खाते हैं वो एड्रीनो डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर डाई डाई अरेंज होकर ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फाइनल प्रोडक्ट आपका ट्राईफॉस्फेट होता है, इसलिए सीधा हम ट्राईफॉस्फेट याद रखेंगे। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमने देखा, ठीक है। इसके लिए एक पोएम हमने याद किया, ठीक है। ये पोएम से हमें पूरा पाथ जो है, ऑर्गन जो है वो हमें याद रहेगा, बराबर, ठीक है ना। क्या था? एयर इन द नोज डाउन इट फ्लोज, फेनेक्स एंड लेनेक्स वेयर द वॉइस ग्रोज। क्योंकि फेरेनेक्स और लेनेक्स जो है वो, लेनेक्स हमारा जो वोकल बॉक्स है उसको कहते हैं, ठीक है। इसलिए ट्रेचियस स्प्लिट ब्रोंची इन बीट्स, ब्रोंची पॉन्चुअल्स स्मॉल एल्वेली डू इट ऑल, ठीक है। ये पोएम आप याद रखोगे तो आपको पूरा इसका फंक्शन जो है याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए प्रोसेस हमारा यहाँ नेसल पैसेज से होता है नोस्ट्रिल्स के अंदर, ठीक है। नोज जो है ये एक स्ट्रक्चर इसका एक्सपांडेड है। नाक डायरेक्टली हवा अंदर नहीं जाने देता, हवा को क्लीन करना भी जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि जो एसी वगैरह होता है उसके अंदर फिल्टर लगा होता है, तो 2-3 महीने के बाद आप देखते हो तो उसके अंदर कितना डस्ट जमा हो जाता है। तो ये जिंदगी भर हम सांस लेते हैं, तो हमारा जो एसी है, जहाँ से नाक से हवा जा रही है, तो वहां से फिर उसकी हवा की प्योरिटी कैसे करेंगे, उसको साफ कैसे करेंगे। तो हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और म्यूकस होता है, बराबर, ठीक है ना। ये म्यूकस जो है बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है, तो जो भी डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस जाता है नाक के अंदर, वो इसके अंदर स्टिक हो जाता है, बराबर, और आगे नहीं जा पाता है, बराबर, ठीक है ना। साफ हुआ हवा जो है वो हमारे विंड पाइप से नीचे की तरफ जाता है, हमारे लंग्स की तरफ। विंड पाइप जो है उसके अंदर कार्टिलेज होते हैं जो कि सी शेप का होता है, बराबर। गले में आप टच करोगे तो आपको सी शेप जैसा, बराबर, स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है। ओसेफेगस जो है वो क्लोज होता है, खाना आएगा तो ही खुलेगा, बराबर। लेकिन विंड पाइप जो है वो हमेशा खुला होना चाहिए, क्योंकि सोते जागते हमें याद रहे ना रहे, इसलिए भगवान ने वो स्ट्रक्चर जो है खुला ही बनाया है, बराबर, ठीक है ना। जो कि सी शेप कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज वही मटेरियल है जिससे हमारे कान और नाक बने हुए हैं, ठीक है। सॉफ्ट बोन उसको हम कहते हैं। इसके बाद आपका आता है फेरेनेक्स और लैरिनेक्स, ठीक है ना। फेरेनेक्स जो है एयर पैसेज है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। लैरिनेक्स हमारा वॉइस बॉक्स है, ठीक है। और आगे जाके ये विंड पाइप जो है 2 हिस्सों में बंट जाता है, उसको हम ब्रोंचोलीज कहते हैं, बराबर। और आगे जाके वो उसके और बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं जो ब्रोंकियोल्स के नाम से जाना जाता है। ब्रोंकियोल्स का लास्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है एल्वियोली। एल्वियोली जो है छोटे छोटे बलून्स जैसे होते हैं, बराबर। आपने ये होली के अंदर वो चाइनीज बलून लाया होगा जिसके अंदर एक साथ बहुत सारे बलून बन जाते हैं, है कि नहीं। तो हमारा जो एल्वियोली है वो उसी तरह से वर्क करता है, एग्जैक्टली वही प्रोसेस होता है। पर आपने जैसे नल में उसको फिट करते हो और पानी चालू करते हो, कैसे सारे बलून फूल जाते हैं। तो जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे एल्वियोली सारे फूल गए, बराबर। उसके अंदर क्या भर गया? ऑक्सीजन भर गया। और एल्वियोली के चारों तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं, मैंने आपको स्ट्रक्चर कल बताया था, ठीक है। एल्वियोली इस तरह से बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसके चारों तरफ जो है आपको ब्लड वेसल्स मिलेगा। ये ब्लड वेसल्स है उसके चारों तरफ। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। ये ब्लड सेल्स जो हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इसके अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट होता है हीमोग्लोबिन, बराबर। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है उसके 2 फ्रेंड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन।
लेकिन ऑक्सीजन उसका ज्यादा पक्का दोस्त है। तो जब भी ऑक्सीजन आता है कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ देता है। तो जैसे ही हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे एल्वुली तक आता है, तो एल्वुली के अंदर हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन वाला गैस होता है, हवा जो है उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ये ऑक्सीजन ब्लड में स्ट्रीम में मिल जाता है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एल्वुली के अंदर आ जाते हैं। फिर हम जब उसको एक्सेल करते हैं, हवा को छोड़ते हैं, तो हमारे सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। ठीक है ना। ये प्रोसेस जो है जब से हम पैदा हुए हैं कंटिन्यूअसली होते जा रहा है। बराबर, ये पूरा प्रोसेस हमने कल तक देखा था। इसके बाद हमारा यहाँ आता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का डिफरेंसेस, बराबर, जो कि आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्यूरिंग द इनहेलेशन द थेरेटिक कैविटी दैट इज चेक्स एक्सपांड एंड थेरेटिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स। जब हम इनहेलेशन सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट का हिस्सा जो है फूलता है, बराबर, ठीक है ना, और जब सांस छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ता है। ठीक है, रिब लिफ्ट अप, रिब्स मूव डाउन, बराबर। रिब्स हमारे जो पसलियां होती है, जब सांस लेते हैं तो पसलियां जो है वो एक्सपांड होती है, ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, लंग्स फूल रहा होता है, ठीक है ना, और जब सांस छोड़ते हैं तो रिब्स जो है वो सिकुड़ते हैं, नीचे की तरफ आती है। डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, डायफ्राम बिकम डोम शेप, बराबर। डायफ्राम जो है वो हमारे रिब केज के ठीक नीचे के हिस्से में होता है, ये इस तरह से है यहाँ पे, बराबर। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और ऊपर से हवा जो है लंग्स के अंदर भर जाता है, बराबर। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ जाता है, जो कि इस तरह से एक डोम शेप बनाता है, डोम शेप। ठीक है, और हवा जो है वो बाहर चला जाता है। इस तरह से हमारा सांस चलता है, बराबर, ठीक है ना। आपने बाबा रामदेव को वो प्राणायाम करते देखा होगा, उनका पेट कैसे होता है ना, बराबर। तो वो जो चीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डायफ्राम, बराबर। वो एक्चुअली में हमारे बॉडी का डायफ्राम की एक्सरसाइज है, बराबर, ठीक है ना। डायफ्राम की एक्सरसाइज करने से आपका लंग्स क्लीन होता है, क्योंकि लंग्स के अंदर आप हवा ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो लंग्स के हर एक एल्वुली के अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है, बराबर। तो ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा अच्छे से होती है और हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है, बराबर, जिससे हमारा बॉडी अच्छा फंक्शन करता है। यू फील फ्रेश। नाउ exchange of gases. Air rich oxygen reaches to the blood which combines with the hemoglobin, that is RBC, and oxygen is released alveoli tissues through the blood vessel. Carbon dioxide is released in the blood and dissolve it into the and carried by the blood vessels. Carbon dioxide is released in alveoli sacs which is sent out through the nostrils. Terrestrial organisms use atmospheric oxygen for respiration, and aquatic animals use dissolved oxygen for respiration. Therefore, terrestrial respiration produce more energy than aquatic respiration, बराबर। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्वेटिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, वही पानी के अंदर जितना हवा में ऑक्सीजन है उतना ही मछलियों को मिलता है, तो उनको बार बार सांस लेना पड़ता है। तो मछलियों की जो ब्रीथिंग रेट है वो जमीन पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल से ज्यादा है, उनको बहुत ज्यादा सांस लेना पड़ता है, बहुत ज्यादा पानी वो लेते हैं तब जाकर उनको थोड़ा ऑक्सीजन मिल पाता है। हाँ, एटमोस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, बराबर, इसलिए हम जब सांस लेते हैं तो उतना फ्रिक्वेंटली हमें सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट, बराबर। जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपने देखा था, ठीक है ना, उसके अंदर मैंने आपको रेस्पिरेशन बता दिया था, ठीक है, ये उसी को आपको समझा रहा है, बराबर। स्टोमेटा इन लीव्स, लिंसेट्स इन स्टेम एंड जनरल सरफेस ऑफ द रूट। प्लांट्स के अंदर सिर्फ पत्तियां जो है वही सांस लेती है, ये नहीं है, बराबर। उनके जो रूट्स जमीन के अंदर होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो रूट्स मर जाएंगे, तो रूट्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए है ना, इसलिए वो रूट्स जो है वो डायरेक्टली एटमोस्फेयर में से ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी के साथ ऑक्सीजन को भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत बड़े पेड़ होते हैं तो उनके जो स्टेम होती है वो स्टेम भी डायरेक्टली एटमोस्फेयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। नाउ हम कुछ भी चीज, कोई भी खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है,
तो वो डाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी में जाएगा कैसे? हम सांस लेंगे, ऑक्सीजन जाएगा एल्वुली के अंदर, एल्वुली में से ब्लड में जाएगा। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी के हिस्सों में कैसे जाएगा? तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। किसकी जरूरत पड़ती है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। हमारे बॉडी का जो सर्कुलेटरी मेन सिस्टम है वो है हमारा हार्ट, पंपिंग स्टेशन। हमारे बॉडी का पंपिंग स्टेशन है हमारा हार्ट, बराबर। हमारा हार्ट जो है 4 चेम्बर है। कितने चेम्बर है? 4 चेम्बर है। आगे हम देखते हैं। हार्ट, पंपिंग ऑर्गन, आर्टरीज एंड वेन्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड लिम्स, सर्कुलेटरी मीडियम, बराबर, ठीक है ना। ये जो है चीजों को लेने जाने में मदद करता है। आर्टरीज और वेन्स जो है वो रास्ता प्रोवाइड करता है जहां से ब्लड जाएगा, और ब्लड जाएगा कैसे? तो वो हार्ट उसको पंप करेगा, तो उसी हिसाब से वो मूवमेंट करेगा। ये है हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट विथ डायग्राम जो है आपको पूछा जाता है, 4 मार्क का आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके अंदर आपको मोमेंट ऑफ ब्लड इन हार्ट वो आपको याद करना पड़ता है। क्या याद करना पड़ता है? बराबर, ये हमको याद करना पड़ता है। तो ये हमारा हार्ट है, याद रखना। हार्ट आपके सामने पड़ा हुआ है, बराबर। हार्ट हमारी बॉडी में किस साइड होता है? लेफ्ट साइड, बराबर। तो हार्ट के लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अभी मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझा देता हूं, उसके बाद फिर आपको पढ़ के सुनाता हूं। हार्ट की कहानी विजय सर की जुबानी, बराबर। सुनिए, ये आम जैसा हमारा हार्ट, ठीक है। हाँ, अब इसके 4 पार्ट हैं। ऊपर के जो पार्ट है उसको हम कहते हैं आर्टरीज, नीचे के जो पार्ट है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल, बराबर। आर्टरीज इसीलिए क्योंकि वहां आए, आर्टरीज आए ब्लड आता है, वेंट्रिकल जाए वहां से ब्लड जाता है। तो आए तो आर्टरीज, जाए तो याद हो गया? याद हो गया ना, बराबर, ठीक है ना। अब हार्ट होता है हमारे लेफ्ट में, तो हार्ट के लेफ्ट साइड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये हार्ट तुम देखो ऐसे दिया है, इधर रेड इधर ब्लू। रेड का मतलब ऑक्सीजनेटेड और ये डीऑक्सीजनेटेड, बराबर, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड कौन सा आया उसका? इस तरफ, बराबर। हम लिखते हैं राइट साइड, लेकिन वो हार्ट का होता है लेफ्ट साइड। हार्ट को तुम उल्टा घुमा के रखोगे ना, बराबर। तुम मेरा हार्ट देखोगे तो ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट हुआ ना मेरा, बराबर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लेफ्ट साइड हम इसको कहलाएंगे। आप फिगर देख के मत बोलना राइट लेफ्ट, ये मिरर इमेज जैसा है, बराबर। तो ये आपका हुआ लेफ्ट साइड, ये हुआ आपका राइट साइड। तो लेफ्ट आर्टरी, आर्टियम, राइट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। बोलो, समझ में आया आपको इतना? ठीक है। अब हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां से आएगा? लंग्स में से आएगा। हमारा जो लंग्स है, बराबर, ये हमारा लंग्स है, इसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा? हमारी पूरे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो हमारे राइट आर्ट्रियम में आएगा। बोलो, इतना समझ में आया आपको? बराबर, आएगा ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा। जहां आएगा उसको क्या कहते हैं? आर्ट्रियम। लेफ्ट साइड ऑक्सीजन वाला और राइट साइड डीऑक्सीजन वाला, बराबर, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा वर्ड कहते हैं, बराबर, ठीक है ना। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ऐसा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हार्ट जो है आपको पता है वो 2 बार धड़कता है, धक 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 धक, ऐसा धड़कता है। तो इसके 2 पार्ट होते हैं। ऊपर से जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, बराबर, तो वो सारा ब्लड जो है नीचे की तरफ पुश करता है, बराबर। यहाँ पे वाल्व लगे हुए होते हैं, ट्राइकियोप्सिड और टू कैप्सिड। तो ब्लड यहाँ से नीचे फ्लो करता है, यहाँ से ब्लड जो है वो नीचे फ्लो करता है, बराबर। तो आ जाता है ये वेंट्रिकल में। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, तो ये जो है घूम के चला जाता है लंग्स में, बराबर। और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, तो ये ब्लड जो है वो चला जाता है पूरे बॉडी में। फिर बॉडी में फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है आ जाता है राइट साइड आर्टियम में,
और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के ऑक्सीजन वाला ब्लड आ जाता है, वो ब्लड वापिस आ जाता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, फिर ऊपर से आता है धक, बराबर, ब्लड नीचे आ गया, फिर नीचे से आता है धक, तो यहां से फिर से ब्लड ऑक्सीजन वाला पूरी बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड वाला वापिस लंग्स में। ये जो प्रोसेस है इसमें हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार आता है, लंग्स से हार्ट में, बॉडी से हार्ट में, है कि नहीं, फिर दोनों से गया वेंट्रिकल में, बराबर, ऑक्सीजन वाला पूरे बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड वाला लंग्स में। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं इसको? डबल सर्कुलेशन। बोलो, प्रोसेस समझ में आया? कौन बोलेगा प्रोसेस? कौन बोलेगा? भले हिंदी में बोल दीजिए, कोई नहीं बोलेगा। ब्लड पहले कहाँ आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? ऑरिकल्स के अंदर या वेंट्रिकल्स के अंदर, वो आपको बोलना पड़ेगा, बराबर। आर्ट्रियम में या वेंट्रिकल में? आर्ट्रियम में, वो आपको बोलना है। ब्लड आता है तो आर्ट्रियम में, जाता है तो वेंट्रिकल से जाता है। बोलो, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा हार्ट की कहानी, बराबर, हार्ट का पंपिंग करने का तरीका। अब ये हार्ट में बोलता हूँ ब्लड पूरे बॉडी में जाता है, ब्लड लंग्स में जाता है, ब्लड लंग्स से हार्ट में आता है, तो भाई आता किससे है? कोई नस होगा ना, बराबर, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास दो वेन्स है, बराबर, एक वेन्स है और एक आर्टरीज है। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। क्या लेके जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बराबर। ब्लड जो साफ हो चुका होता है, ऑक्सीजन वाला है, उसको पूरे बॉडी में ले जाने का काम किसका है? आर्टरीज का है। और जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो ब्लड जो है जिस वेन्स के द्वारा आता है वो होता है वेन्स, बराबर, ठीक है ना। वो क्या होता है? वेन्स होता है। वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो ब्लड कहाँ पे आ जाता है? हार्ट में आ जाता है, बराबर। ये हार्ट और बॉडी के बीच का कनेक्शन है, बराबर। दूसरा हार्ट का कनेक्शन किसके साथ होता है? लंग्स के साथ, बराबर। लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, हार्ट से डीऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स में जाता है। तो हार्ट का लंग्स के साथ भी रिलेशन है, हार्ट का पूरे बॉडी के साथ भी रिलेशन है। समझ में आ रहा है आपको? है ना। तो बॉडी में अगर जाता है तो वेंट्रिकल की क्या लेके जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स क्या लेके आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अगर हार्ट और लंग्स के बीच का मूवमेंट है तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी। अगर पल्मोनरी वेन्स है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरीज है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के वेन्स है, बराबर, ठीक है ना। पहला आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज और वेन्स अगर बॉडी के लिए है, हार्ट टू बॉडी, अगर हार्ट टू बॉडी है तो आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसको हम कहेंगे वेन्स। समझ में आ गया? ठीक है। अगर हार्ट टू लंग्स है तो उसको कहेंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या लेके जाएगा? ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरीज क्या लेके जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बोलो, याद हो गया आपको? अब आप बोलोगे सर ये ब्लड है, ठीक है, वो ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ये हमारी आर्टरीज है, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। ये आया सेल, सेल को ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है। सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हुआ जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वेन्स लेके जाएगा, तो वेन्स जो है वो इसके साथ सेल्स के साथ ज्वाइंट रहेगा। तो आर्टरीज और वेन्स जब जुड़ते हैं ना तो उसके बीच बहुत पतले 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 नसें बनती है। ये वो नसें होती है, बराबर, जो कि सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। और सेल्स के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप होता है तो वो वेन्स में चला जाता है।
तो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं कैपिलरीज। क्या कहते हैं? कैपिलरीज। बराबर। कैपिलरीज क्या होता है समझ में आपको? बराबर। वेन्स है, बराबर, ठीक है ना, और आर्टरीज है। आर्टरीज ने सेल को ऑक्सीजन दिया, सेल ने ऑक्सीजन का यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, तभी वो वेन्स में जाना चाहिए ना वो ब्लड। तो वेन्स के और आर्टरीज को जो ज्वाइन करने वाला होता है उसके अंदर बहुत पतले पतले नसें होती है जो कि हमारे सेल के साइज की छोटी छोटी होती है नसें। बराबर। तो उन पतले पतले नसों को क्या कहते हैं? हम कैपिलरीज कहते हैं। बराबर। तो यहाँ हमारे पास 3 प्रकार के नसें हुई, आर्टरीज, वेन्स और उनको जोड़ने वाला कैपिलरीज। बोलो, तीनों याद हो गए आपको? तीनों याद हो गया? वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरीज, तीनों याद? ठीक है, तीनों का फंक्शन भी आपको याद करा दिया। डबल सर्कुलेशन। Now, double circulation, blood travel twice through the heart in one complete cycle of the body. Direction of the blood flow through human heart. Pulmonary circulation, blood moves from heart to lungs and back to heart. And systematic circulation, blood moves from heart to rest of the body and back to the heart, is called systematic circulation. तो जो मैंने आपको बताया, पल्मोनरी रेस्पिरेशन अगर है तो पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है और पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड लेके जाता है। अगर सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन है तो वो पूरे बॉडी में जाएगा, तो जो ऑक्सीजन लेके जाएगा वो आर्टरीज होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर आएगा वो वेन्स होगा। ठीक है। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यूज विच इज इन फ्लूइड इन नेचर, मतलब फ्लूइड यानी लिक्विड फॉर्म में होता है हमारा ब्लड। सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज ब्लड कॉर्पलस। बराबर। ब्लड कॉर्पलस जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। आपको कहीं कटता वटता है तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि वो खून जम जाता है वहां। बराबर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि खून के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैप्चर यानी फट जाते हैं और वो एक वॉल जैसा बनाते हैं ताकि और ज्यादा खून न बहे। बराबर। RBC is a blood cells and carries carbon dioxide and oxygen and also contain hemoglobin which is an important which impart red color to the blood. Then WBC, white blood cells, it provides body defense by engulfing the germs and produce antibiotic. तो white blood cells जो है वो हमारे बॉडी के एंटीबायोटिक से सोल्जर्स हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे बैक्टीरिया और वायरस से, जर्म से। ब्लड प्लेटलेट्स, इट हेल्प्स द बॉडी blood clotting during the injuries. And next is a liquid component plasma. It is yellow color fluid which contain 90% water and 10% organic substance. वो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है। ठीक है। बोलो, ये ब्लड का पूरा बाइफर्केशन आपका हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? देखिए, जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो वो फूड पार्टिकल्स लेके जा रहा है। फूड पार्टिकल्स सेल के अंदर जाता है तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें से वेस्ट जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है और यूरिया जनरेट होता है। क्या? यूरिया। ये हमारे बॉडी में जनरेट होते रहता है। बराबर, ठीक है ना। ये यूरिया जो है उसको फिल्टर करने के लिए हमारी जरूरत पड़ती है हमारे 2 किडनीज की। बराबर, ठीक है ना। तो यूरिया को फिल्टर करके यूरिन में कन्वर्ट कर देता है और वो हम बॉडी में से बाहर निकल जाता है। बराबर, इस तरह से हमारा ब्लड जो है कंटिन्यूअसली क्लीन होते रहता है। बराबर, ठीक है ना। अब उसको किडनी तक तो लाना पड़ेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाना पड़ेगा ना फिल्टर करने के लिए। बराबर, तो बॉडी में जहाँ फिल्टर है वहां तक ब्लड फ्लो को लाना पड़ेगा, तो ब्लड आता भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स जो डस्ट होते हैं वो हमारे ब्लड में अलग अलग सेल्स के बीच में जो जगह होती है वहां पे जमा हो जाते हैं। बराबर, ठीक है ना। तो वो आ नहीं पाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो वो जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा उनकी सफाई की जाती है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स के साथ साथ एक चलने वाली
सिस्टम है, बराबर, ठीक है ना। ब्लड फ्लो होता है, वहां पे लिम्फ भी फ्लो होता है, लेकिन लिम्फ जो है वो क्या करता है, ब्लड जिन चीजों को ले नहीं जा पा रहा है उन चीजों को लिम्फ अपने साथ लेके जाता है। समझ में आया आपको, बराबर, ठीक है ना। तो दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। इट इज येलोइड फ्लूइड व्हिच एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द सेल इंटरसेलुलर स्पेस। इट कंटेन लेस प्रोटीन देन द ब्लड, ब्लड से उसमें प्रोटीन की संख्या कम होती है। इट फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट व्हिच हेल्प ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स, बराबर, ये अलग अलग चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड absorb fat from intestine and drains excess fluid of the extracellular space back to the blood, बराबर। ब्लड जिन चीजों को क्लीन अप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उन चीजों को लिम्फ अपने साथ मिलाकर फिर ब्लड स्ट्रीम में उसको मिला देता है, बराबर। दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स वो हमने देख लिया है, बराबर, उसका डिफरेंस भी हमने देख लिया है, ऑक्सीजन लेके कौन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके कौन जाता है, बराबर, ठीक है ना। दूसरा आपका यहाँ पे दो टॉपिक और ध्यान देना है, दैट इज द थिकनेस। आर्टरीज आर थिक, क्यों पता है, क्योंकि आर्टरीज क्या लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहां से है, हार्ट में से। हार्ट कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है, अगर नस पतली हो तो क्या होगा, फट जाएगा ना, इसलिए आर्टरीज के अंदर बहुत प्रेशर होता है, बराबर, तो इसलिए वो उसके वॉल्स थिक होता है। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन वेन्स के अंदर कोई ऐसा नहीं होता है, उसको तो खाली ब्लड लेके हार्ट तक पहुंचा के छोड़ देना है, उसमें प्रेशर कम होता है, बराबर, इसलिए वेन्स के अंदर वॉल जो है वो थिन होता है, ठीक है। डीप सीटेड है ना, फैट फ्रॉम द स्किन एंड सुपरफिशियल है ना, नियर टू स्किन एज कंपेयर टू द आर्टरीज। आर्टरीज जो है वो अंदर की तरफ होता है, वेन्स जो है आपको ऊपर दिखेगा, जो आपकी नसें दिखती है बाहर, बराबर, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नसें दिखती है ना, वो सब वेन्स है, तो सब वेन्स है, बराबर, आर्टरीज नहीं है। आर्टरीज आपको नहीं दिखेगी, वो अंदर की तरफ होती है, बराबर। डॉक्टर जिसमें सुई चुभाकर ब्लड निकालता है ना, वो क्या होता है, आर्टरीज है, समझ में आया, वो हमेशा अंदर की तरफ होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अभी तक हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल था, ठीक है ना, हार्ट का ट्रांसपोर्टेशन, अब हमारा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है। नाउ प्लांट्स के अंदर देखिए ऐसा कोई मस्कुलर सिस्टम तो होता नहीं है, बराबर, ठीक है ना, तो उसके बॉडी में दो ही टिश्यूज होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, लेकिन मेन टिश्यूज जो है हमारे दो होते हैं, बराबर, जाइलम और फ्लोएम, बराबर। जाइलम यानी जल, जल से जाइलम, बराबर, ठीक है ना। तो जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम कहते हैं जाइलम, और फूड को करता है तो फ्लोएम, है ना। हिंदी में याद रखोगे, इंग्लिश याद रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्लोएम जो है वो फूड को कैरी करता है, बराबर, ट्रांसपोर्ट करता है, और जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसमें एक चीज आपको खास याद रखना है, बराबर, प्लांट्स के अंदर पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है, वन डायरेक्शन, ऊपर से पानी कभी जमीन में नहीं जाता। तो जाइलम में जो मूवमेंट होता है वो ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, बॉटम टू अप, बराबर, ठीक है ना। फ्लोएम जो है वो फूड प्रोड्यूस करता है। अब फूड जो है वो कहीं भी जरूरत हो सकता है, बराबर, ठीक है ना। ऊपर के हिस्से में फूड चाहिए तो फूड ऊपर मूव करेगा, रूट्स को फूड की जरूरत है तो फूड रूट्स को भी तो मिलना चाहिए ना, पानी ला रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, खाना नहीं देगा तो सूख जाएगा वो, तो उनको भी तो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो फूड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बराबर, ठीक है ना। वाटर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट, क्या यूज करते हैं, फूड के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है ट्रांसलोकेशन, क्या यूज करते हैं, याद रहेगा। तो फ्लोएम जो है इट डज ट्रांसलोकेशन, जाइलम ट्रांसपोर्टेशन, बराबर, ट्रांसपोर्ट नीचे से ऊपर, बस बात खत्म, बराबर, ठीक है ना। ट्रांसलोकेशन इधर भी देना है, इधर भी देना है, नीचे भी देना है, इधर भी देना है, सब जगह देना है, तो लोकेट करना है उसको, इसलिए ट्रांसलोकेशन,
बराबर। देखो हर एक चीज का एक नियम है ना, ऐसे ऐसे तो उसका नाम नहीं आ गया, बराबर। आप उसके जड़ तक समझो, बराबर। मैं आपको इतना डीपली समझा दूंगा कि आपको उसका नाम ही याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। फ्लोएम का मतलब भाई ट्रांसलोकेशन होगा। क्यों? क्योंकि फूड की जरूरत तो हर जगह होती है, कोई भी डायरेक्शन में जाना पड़ सकता है, इसलिए ट्रांसलोकेशन, बराबर। और वाटर, वाटर सिर्फ एक ही जगह फ्लो करेगा, बराबर, बॉटम टू अप, इसलिए उसमें ट्रांसपोर्टेशन वर्ड हम यूज करेंगे। याद रहेगा कि भूल जाओगे? टेक्स्ट बुक के ही वर्ड है, इसलिए खास ध्यान दीजिएगा, बराबर। नाउ व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन के लिए सबसे पहले ना हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपने दिया देखा होगा, हम जलाते हैं घर पे, हर रोज पूजा करते हैं, ठीक है। उसके अंदर बाती होती है और दिया जलता है। तो जब हमारा दिया जलता है तो धीरे धीरे उसका सारा तेल जो है खत्म हो जाता है। वो दिया का तेल कहाँ जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, फ्लेम में जाता है। लेकिन वो दिए में मतलब तेल खींचा कैसे आता है? चलो ये तो छोटा सा दिया है इसलिए। गांव में पहले क्या होता था, गांव वगैरह में या यहाँ पे भी लाइट चली जाती थी ना, तो बोतल में केरोसिन भर के रखा जाता था, इसी तरह से दिए दीपक जैसा, बराबर। बाती बनाकर बोतल के अंदर केरोसिन भर के रखते थे, बहुत पुरानी बात है ये, बराबर। उसके अंदर बाती होता था, बराबर। तो इसको जलाते थे तो धीरे धीरे केरोसिन जो है ऊपर चढ़ता था और बाती जलती रहती थी। केरोसिन खत्म हो जाता तो बाती बंद हो जाती थी, बराबर, ठीक है ना। ये पहले के जमाने में ऐसा यूज करते थे। मोमबत्ती से इसका बेटर यूज किया जाता था, लालटेन वगैरह आपने देखा होगा। तो केरोसिन ये नीचे से ऊपर तक चढ़ता कैसे था? वो जो बाती लगा हुआ है उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता था, है ना। तो क्यों एब्जॉर्ब कैसे कर लेता था? प्रोसेस देखो कैसा होता था। यहाँ पे जब हम उसको जलाते थे तो ये जो कपड़े का टुकड़ा होता था यहाँ पे ड्राई हो जाता था, सूख जाता था, इवेपोरेट हो गया ना, सूख गया वो। तो वो सूखता था तो वो अपने बाजू वाले हिस्से में से केरोसिन को एब्जॉर्ब करता था, फिर उसका बाजू वाला हिस्सा उससे एब्जॉर्ब करता था, उससे बाजू वाला हिस्सा उससे एब्जॉर्ब करता था। तो धीरे धीरे ये एब्जॉर्प्शन नीचे तक आता था, बराबर, ठीक है ना। तो पत्ती जब तक केरोसिन में टच होता था तो केरोसिन उसके साथ एब्जॉर्ब होकर ऊपर जाता था और वो इवेपोरेट होकर जलकर रोशनी देता था हमें, बराबर। ये प्रोसेस हमारा चलता था, बराबर। यही चीज होता है हमारे प्लांट के साथ। प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसके अंदर स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा खुलता है, क्लोज होता है, बहुत सारा प्रोसेस आपने देख लिया है कि नहीं। तो उसके अंदर पानी तो चाहिए ना, नहीं तो स्टोमेटा खुलेगा कैसे? पानी जैसे आया, सनलाइट उसके ऊपर गिरता है तो पानी क्या होता है, तो जो गार्ड सेल्स है वो स्विंग करता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है, बराबर। अब वो जो पानी स्टोमेटा में से इवेपोरेट हो गया तब स्टोमेटा तो सूख गया, तो क्या करेगा वो? बाजू वाले स्टेम में से पानी एब्जॉर्ब करेगा, बराबर। उसका बाजू वाला स्टेम उसके बाजू वाले में से एब्जॉर्ब करेगा। ये एब्जॉर्प्शन धीरे 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 रूट्स तक आ जाएगा। रूट्स क्या करेगा? जमीन के अंदर जो भी पानी के पार्टिकल्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बोलो समझ में आया आपको? तो इस तरह से पानी जो है धीरे से रूट से पत्तियों तक जाता है, बराबर, और यहां से इवेपोरेट हो जाता है, बराबर। तो डे टाइम में ड्यू टू सन्स हीट वाटर गेट्स इवेपोरेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। बोलो ट्रांसपीरेशन समझ में आया आपको? मैकेनिज्म समझ में आया आपका? ट्रांसपीरेशन का क्या मैकेनिज्म होता है, बराबर। Now, absorption of upward movement of the water and mineral by the creating pull। तो ट्रांसपीरेशन के कारण आपका एब्जॉर्प्शन जो है होता है, जिससे पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और पानी के साथ मिला हुआ मिनरल्स भी ऊपर तक जाता है। हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन द प्लांट, प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन में उसकी हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, जैसा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, एक्सक्रेशंस, बराबर, ठीक है ना। व्हाट इज एक्सक्रेशन? देखिए हमारे बॉडी में 3 प्रकार के एक्सक्रेशंस जनरेट होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस।
बराबर, ठीक है ना। एक्सक्रेशन जो है वो 3 तरह के होते हैं, लिक्विड एक्सक्रेशन, सॉलिड एक्सक्रेशन एंड गैसियस एक्सक्रेशन। बराबर, गैसियस एक्सक्रेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जो हमारे बॉडी में बन रहा है, बराबर, ठीक है ना। लिक्विड एक्सक्रेशंस जो यूरिनेशन हम करते हैं, और सॉलिड एक्सक्रेशंस खाना, पचा हुआ खाना जो हम, बराबर, शीट के द्वारा निकल जाता है, बराबर, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 एक्सक्रेशंस हमारे बॉडी में होते हैं। उसमें से गैसियस एक्सक्रेशंस आपने देख लिया, सॉलिड एक्सक्रेशंस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देख लिया। अब हमारे पास बचा है लिक्विड एक्सक्रेशंस। समझ में, चैप्टर का बाइफर्केशन समझ में आपको। जब आप डाइजेशन पढ़ोगे तो उसके साथ आपका एक्सक्रेशन टॉपिक आता है, सॉलिड एक्सक्रेशन। जब आप रेस्पिरेशन पढ़ते हो उसके साथ आपका गैसियस एक्सक्रेशन आता है। और तीसरा अलग से लिक्विड एक्सक्रेशन जो यूरिनेशन, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर आपको समझा रहे हैं, बराबर। इसका मेन पार्ट आपका आता है किडनी, बराबर। इसका मेन जो ऑर्गन है हमारा एक्सक्रेशन का, बराबर, वो है किडनी, बराबर। किडनी और कोई काम नहीं करता, एक ही उनका काम है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करना। हमारे बॉडी में 2 किडनी होते हैं, बराबर, जो पेट के निचले हिस्से में, साइड में, कॉर्नर्स में हमारे होते हैं, बराबर, ठीक है ना। ये इस तरह से इसके अंदर इंफीरियर वेना कवा और सुपीरियर वेना कवा, इस तरह से 2। वेना कवा का मतलब होता है मेन नस, ब्लड की जो मेन नस होती है उसको वेना कवा कहते हैं, बराबर, ठीक है ना। वो जो उसके साथ ये किडनी ज्वाइंट होता है। किडनी के अंदर ब्लड आता है, ब्लड के अंदर के जो भी गंदे मटेरियल्स है, बराबर, ठीक है ना, टॉक्सिक एलिमेंट्स है, उसको वो फिल्टर आउट करता है, ब्लड को वापस ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है, प्योर ब्लड को। और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इस डक के द्वारा, बराबर, ये डक, बराबर, के द्वारा हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाता है, बराबर, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हमारे कंट्रोल में होता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यूरिनेशन कर सकते हैं, बराबर। जब ये भर जाता है तब हमें यूरिनेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर में जमा करते हैं, ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है, ठीक है। एक बार फटाफट हम देख लेते हैं। किडनी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यूट्रस, duct which drains out the urine from the kidney, urinary bladder, urinary na reservoir, the urethra, the channel to exterior, ठीक है। Now excretions, the metabolic activities in the body generate many kind of waste including nitrogenous waste which are harmful for the body and hence needed to be removed. Excretion is a process by which these waste are removed from the body. Unicellular organisms remove waste by simple diffusion. जो यूनिसेलुलर जैसे अमीबा वगैरह होता है तो वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड से अपने बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है। आता है हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया है नाइट्रोजेनियस वेस्ट, ये इतने प्रकार के लिक्विड वेस्ट हमारे बॉडी में से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनका प्यूरिफिकेशन जो है वो हमारे किडनी के द्वारा ही होता है। जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट होते हैं, यूरिया होता है मेन उसका पार्ट, यूरिक एसिड जिसमें बनता है उसमें यूरिन बन जाता है। और दूसरा एक्सेस ऑफ वाटर, गैस एंड सॉल्ट। तो एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो हमारे बॉडी में स्वेट और यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, नंबर 1, each kidney contain many filtration units called nephrons. Nephrons are made up of clusters within the walled capillaries called glomerule, which is associated with cap-like structures called woman's capsule, and the long tube which terminates through its capsules. The renal arteries brings oxygenated blood to the kidney along with the nitrogenous waste like urea and uric acid and many other substances. The blood gets filtered through the glomerules and is filtrate enters and tubular part of the nephron. As this filtrate moves down the tubular part, glucose, amino acids, salt and excess of the water gets selectively reabsorbed by the blood vessels surrounding these tubes. The amount of water
reabsorb depends upon number one how much excess water is there in the body and how much nitrogenous waste needed to be excreted out. ठीक है ना, तो हमारे बॉडी में कितना एक्स्ट्रा पानी है और नाइट्रोजनियस वेस्ट कितना है वो डिपेंड करता है, बराबर, ठीक है ना, कि बॉडी के अंदर से कितना वाटर निकलना है। हमारे बॉडी में पूरे दिन हम पानी पीते हैं, बराबर, ठीक है ना, लेकिन हमारा जो यूरिन के क्वांटिटी होता है, बराबर, एक हेल्दी पर्सन का यूरिन का क्वांटिटी 1.5 लीटर टू 2 लीटर जितना होता है, सिर्फ 2 लीटर, बराबर, ठीक है ना, जबकि पूरे दिन में हमारा किडनी जो है, बराबर, वो 300 लीटर ब्लड प्यूरिफाई करता है। 24 घंटे में हमारा किडनी जो है 300 लीटर ब्लड जो है वो प्यूरिफाई करता है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर यूरिन ही हमारा बन के तैयार होता है, बराबर, ठीक है ना, क्योंकि बाकी का जो मटेरियल है वो वापस बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बराबर, ठीक है ना, क्योंकि पानी को तो हमारे बॉडी को पानी तो चाहिए ना, बराबर, नहीं तो क्या डिफिशियंसी हो जाएगा, पानी बार बार कहाँ से लाएंगे हम, यहाँ तो 2 घंटा हम क्लास में बैठे रहते हैं, पानी तो पीते नहीं है, तो बॉडी में तो पानी की कमी हो जाएगी, इतना सारा वो पानी बॉडी में से निकल जाएगा। तो इसलिए किडनी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनियस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए जितना पानी की जरूरत होती है उतना ही पानी जो है यूरिन में कन्वर्ट करता है, बाकी पानी वापिस हमारे बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको, बराबर, बॉडी बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है इतना सारा काम बस ये बैठे बैठे ही हो रहा है, सांस लेना भी हो रहा है, किडनी भी फंक्शन कर रहा है, लंग्स भी फंक्शन कर रहा है, हार्ट भी धक 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 कर रहा है, बराबर, बस दिमाग ही नहीं चल रहा है। शक्ति सिंह का पेट बहुत चलता है। भूख लग रही है क्या? नहीं ना, बड़ा पाव खाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सो द फ्लूइड नाउ flowing in the tubular part of the urine which gets collected in collecting duct of nephrons. This collecting duct together leaves the kidney at the common point by forming a ureter. Each ureter drains the urine in the urinary bladder where it is stored until the presence of the expanded bladder leads to an urge to pass it through the urethra. This bladder is a muscular structure जो मैंने आपको बताया, बराबर, ठीक है ना, which is under the nervous control, बराबर। 180 liters filter out daily out, but only 2 liters exit out the urine, so the rest is absorbed in the body। जैसा मैंने आपको बताया 180 लीटर जो है, बराबर, ब्लड जो है वो हर साल प्यूरिफाई होता है, मैंने 300 बोला था, ठीक है ना, अलग अलग बुक में थोड़ा अलग लिखा है, लेकिन अपने बुक में आपका 180 लिखा है, वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये % टू % डिपेंड भी करता है फिल्टरेशन रेट किडनी का। तो 180 लीटर आप याद रखना, उसके सामने सिर्फ 2 लीटर यूरिन हमारा पूरे दिन में प्रोड्यूस होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी डायग्राम के साथ, बनाना तो पड़ेगा, है ना। डायग्राम बनाने का मैं आपका अलग से प्रोसेस बताऊंगा, बराबर, ठीक है ना। अभी खाली चैप्टर चल रहे हैं, आप ध्यान रखिए, बराबर, कि ये चीज आपको बनाना है। देखिए इधर देखिए, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का क्या फंक्शन होता है, तो देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ द नाइट्रोजेनियस वेस्ट टू मेंटेन द वाटर एंड द आयनिक बैलेंस, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, आपका एक पेज ऐसा दी के रखा है, बराबर, ठीक है ना, आप देखिए टेक्स्ट बुक में आपको देके रखा है एक पेज, बराबर। आर्टिफिशियल किडनी, आपको पता है कुछ लोगों की किडनी फेल हो जाती है, बराबर, ठीक है ना, तो उनके बॉडी में नाइट्रोजनियस वेस्ट जमा होने लगता है, वो बीमार पड़ने लगते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं भाई इनको तो डायलिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड देखिए, ये डायलिसिस का मशीन है, बराबर, ये एक आर्टिफिशियल किडनी जैसा ही है, उसके अंदर अलग अलग मेम्ब्रेन होते हैं, बराबर, ठीक है ना। हमारा जो मेन वेन्स होता है, बराबर, उसके साथ पाइप ज्वाइन कर दिया जाता है, हमारा पूरा बॉडी का ब्लड जो है वो मशीन में जाता है और उसके अंदर क्लीन होकर वापिस हमारे दूसरे हाथ में उसको डाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो काम किडनी कर रहा होता है
वो शरीर के बाहर उस मशीन के अंदर करवाया जाता है। बराबर, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। बराबर, ठीक है ना। बहुत पेनफुल होता है, जिनको होता है उनको ही पता है भाई बहुत पेन होता है। बराबर, ठीक है ना। तो इसीलिए बार बार उनको बड़ी सी मोटी सी सुई अंदर चुभानी पड़ती है। बराबर, जितनी बार डायलिसिस करो वो सुई चुभानी पड़ती है। जिनका बार बार ऐसा करना पड़ता है उनको एक छोटा सा मशीन आता है, गैजेट आता है, वो फिट कर दिया जाता है। बराबर, ठीक है ना। तो ढक्कन खोलकर उसी में पाइप फिट करा दिया जाता है और ब्लड उसमें से लिया जाता है और उसमें डाला दिया जाता है। बराबर, ठीक है ना। वो अलग से उसको लगाना पड़ता है। तो इस तरह से वो पूरा डॉक्टरी एक सिस्टम होता है। हमें खाली यहाँ आर्टिफिशियल किडनी के बारे में समझना है। बराबर, क्योंकि आपके वहाँ दिया हुआ है। तो नाम आप याद रखना, डायलिसिस। क्या याद रखना? हाँ, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। नेफ्रॉन को थोड़ा सा मैं और इजी स्ट्रक्चर में आपको बताने की कोशिश किया हूँ। बराबर, ये डायग्राम आप बड़े आसानी से बना सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक का जो डायग्राम है नेफ्रॉन का वो थोड़ा टफ दिया हुआ है। बराबर, ठीक है ना। इस पैटर्न में आप इसको आसानी से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। बराबर, ठीक है ना। तो इसमें मेन जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना वो ये वाला वुमेन कैप्सूल। बराबर, ठीक है ना। बोमेन कैप्सूल बी से स्टार्ट होता है, डब्ल्यू से नहीं। बराबर, ठीक है ना। तो बोमेन कैप्सूल जो है बराबर, ये हमारे नेफ्रॉन का मेन हिस्सा है जहां ब्लड एंटर करता है। ब्लड जैसे ही यहाँ पे एंटर करता है ना, बराबर, तो ब्लड के अंदर से पहले सब कुछ अलग कर दिया जाता है, सिर्फ ब्लड को जाने दिया जाता है। फिर उसमें से बाइफर्केशन करते हैं कि भाई बॉडी के लिए जरूरी चीजें कौन कौन सा है। प्रोटीन, चल तू आजा, चल तू अच्छा है। बराबर, ठीक है ना। मिनरल्स है तो तू भी चल आजा, चल। बराबर, यूरिया तू तू बहुत खतरनाक है, तू इधर चल। समझ में आया? इस तरह से उसको क्या करते हैं? रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। तो हमारा जो ब्लड होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है और जो यूरिया और टॉक्सिक एलिमेंट्स होता है उसको यूरिनरी डक्ट के साथ यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है। बराबर, ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, किडनी का स्ट्रक्चर। बराबर, एक साथ ही मैंने दिया है ये अलग से, ताकि आप ये इजी डायग्राम देख सको और एग्जाम में आपको यही ड्रॉ करना है। टेक्स्ट बुक वाला आपको टफ पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर आपको इजी पड़ेगा। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। बराबर, ठीक है ना। तो आराम से आप इसको तैयार कर सकते हो। नाउ nephrons are the basic structures and functional units of the kidney. Each kidney contains about a million nephrons, मतलब 10 लाख। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? ह्यूमन बॉडी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 20 लाख। दो किडनी है ना? नहीं सर, एक आईफोन लिया ना तो बेच दिया। बराबर, वो ऑप्शनल। भगवान ने आपको कितनी किडनी दी थी उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स बताने हैं। ठीक है ना। तो टोटल आपका नेफ्रॉन हो जाएगा 20 लाख। अगर मिलियन बिलियन में बोले तो आप ध्यान रखना 1 मिलियन एंड 2 मिलियन। बराबर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग यूरिन। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ मेन पार्ट। नेफ्रॉन के मेन पार्ट्स क्या है? ग्लोमेरुल, रेनियल ट्यूब्स, है ना। ये दो आपके मेन फंक्शन उसके आते हैं। द फाइनल यूरिन फॉर्म्ड इज कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट्स and passed through the uterus। बराबर। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन ऑफ प्लांट्स। बराबर, ठीक है ना। ये लास्ट के 2-3 टॉपिक है। बराबर, अभी ये खत्म हो जाएगा। अब देखो प्लांट्स के ना उसके भी एक्सप्रेशंस होते हैं। आप बोलोगे सर प्लांट्स के एक्सप्रेशंस है ना, प्लांट्स को तो कभी सुसु करते हुए नहीं देखा। प्लांट्स का सीड देखा है क्या? है, काऊ का सीड देखा है, बकरी का सीड देखा है, प्लांट का सीड देखा है? तो यस, देखिए एक्चुअली में जहां पे भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना वहां पे कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है। बराबर, प्लांट्स का एक सबसे मेन एक्सक्रेशंस वो है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन देना। तो वो क्या करते हैं जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन गिव अप देते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाता है उनका एक्सप्रेशन, गैसियस एक्सप्रेशन। बराबर, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का गैसियस एक्सप्रेशन क्या है? ऑक्सीजन, जो हमारे लिए जरूरी है। बराबर, इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जब एक्सक्रीटरी एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, बराबर, तो ज्यादातर ये चीजें उनके पत्तियों में होता है या फिर उनके बार्क
यानी छाल में होता है। तो आपने देखा होगा पेड़ों की पत्तियां जो है साल में झड़ जाते हैं, मेरा अक्सर कोई ना कोई पत्ते झड़ते रहते हैं। कुछ पेड़ तो सालाना पत्ते झड़ते हैं, बराबर, डिसिडियस प्लांट्स। ठंडी आने पर पतझड़ ऋतु में सारे पत्ते उसके झड़ जाते हैं, फिर जैसे ही वसंत ऋतु आती है वापिस उनमें हरियाली आ जाती है, बराबर, ठीक है ना। तो इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो साल में जो अपने पत्ते झड़ते हैं दैट इज ड्यू टू एक्सक्रेशन, पत्ती झड़ना। तो प्लांट अपने अंदर के जो कचड़े हैं जो पत्तियों में जमा हो गए हैं, बराबर, ठीक है ना, बार बार स्टार्च क्लोरोफिल होते होते उसके अंदर बाई प्रोडक्ट जमा हो जाता है, पत्ते झड़ देते हैं। बोलो समझ में आया आपको ये चीज, बराबर। दूसरा आता है, आपने अलग अलग पेड़ों को तोड़ा होगा तो उसके अंदर से व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता हुआ देखा होगा, बराबर, ठीक है ना। अगर आप पीपल के पेड़ को बरगद के पेड़ को तोड़ो, बरगद देखा है आपने, बनियान ट्री, बराबर, ठीक है ना, पीपल नहीं बनियान ट्री का पत्ता जो है गोल शेप का आता है, पीपल का ना पान शेप का आता है, बराबर, पीपल नहीं बनियान की बात कर रहा हूँ। बनियान ट्री को आप तोड़ोगे ना तो उसके अंदर से आपको व्हाइट कलर का गोंद दिखेगा, चिपचिपा गोंद आएगा, बराबर। ऐसा बहुत सारे लिक्विड जो है आपको अलग अलग प्लांट्स में से निकलता हुआ दिखेगा, बराबर। तो ये जो ग्लू होता है, रेजिन होता है, रस, बराबर, ठीक है ना। आपने रबर ट्री का तो नाम सुना ही होगा, तो वो क्या है, रेजिन है, बराबर, ठीक है ना, रस है उसका, ग्लू है, बराबर। ये सारी चीजें जो है वो होता है प्लांट का एक्सप्रेशन। समझ में आपको, ठीक है। फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं। Plants use different strategies for the expression of the different product. Oxygen and carbon dioxide is diffused through the stomata. Excess of water is removed by transpiration. Plant can even lose some of their old parts like old leaves and bark of the trees. Other waste product like resin, gums, especially in the old xylem cells, which also be lost by the plant. Plants also secretes some waste substance into the soil around them. बराबर, उनका जो मिट्टी होता है मिट्टी में भी कुछ चीजों को वो मिलाते हैं। ये है प्लांट एक्सप्रेशंस। प्लांट एक्सप्रेशन जो है वो 2 मार्क में यानी सेक्शन डी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। टॉपिक छोटा है, बराबर, ठीक है ना, लेकिन एकदम लास्ट पेज पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, और कोई भी अलग से हेडिंग वेडिंग नहीं दिया हुआ है। तो बच्चे है ना उसको पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं, बराबर। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके दिया है टॉपिक बनाकर, बराबर, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ो और उसको याद रखो, तो आपका 2 मार्क्स जो है नुकसान में ना जाए, बराबर। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमन, बराबर, ये हमने वहां देख लिया है, बराबर। तो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, एक बार आप लोग नोट्स को रीड कर लेना। विलीज, बराबर, ठीक है ना। विलीज जो है वो हमने वहां पॉइंट में दिया हुआ है, मैं आपको खाली यहाँ विली का स्ट्रक्चर दे देता हूँ। टेक्स्ट बुक में भी आपको विली के बारे में इतना डिटेल में नहीं दिया है, बराबर, ठीक है ना। विली देखिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। जब खाना हमारे यहाँ से जाता है, खाना जो है, बराबर, यहाँ से जाएगा तो इसका सरफेस एरिया जो है बड़ा हो जाता है, खाने के अंदर से वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ देता है। ब्लड स्ट्रीम से ये हमारे मेन ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और फिर ये पूरे बॉडी में फैल जाता है, बराबर। इस तरह से विलीज जो है वो हमारे खाने को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, जो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बराबर। बहुत बड़ा आपका ये चैप्टर था, बराबर। होमवर्क करके आए थे आप लोग, चेक करा दिया है? हाँ, तो अभी चेक करेंगे, मैम आएंगे अभी चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको जाना है। और बाकी के जो क्वेश्चंस रहे वो आपके कल के लिए लिखना रहेगा, वो आपको कल आपको लिख के देना है। अपना अपना होमवर्क निकाल के रखिए।